हेलो एवरीवन, स्वागत है आप तमाम लोगों का मेरे इस चैनल पे। और आज हम बात करने आ गए हैं आपके बीच पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन टू पावर सिस्टम के बारे में। इसमें जो है ये पहले मैं डिस्क्रिप्शन आप लोगों को बता दूं वन शॉट। ये ऑल इंडिया और ऑल यूनिवर्सिटी और जितने भी डबल यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से एमटेक कर रहे हैं, ये उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सेशन होने जा रहा है। तो इसको लास्ट तक प्लीज़ देखेंगे। इसमें जो है वीवीआई क्वेश्चन हो, मॉडल पेपर हो, पीवाईक्यू का पूरा एनालिसिस है। अगर आप आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल से हैं, मध्य प्रदेश से, तो आपका कोड MEPS 104 है। वैसे तो ये मैं पहले ही बता दूं, ये ऑल इंडिया, ऑल यूनिवर्सिटी और डबल ई ब्रांच से, इलेक्ट्रिकल से जो भी एमटेक कर रहे हैं, पावर सिस्टम से हो या इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम मैनेजमेंट से हो या जिससे भी हो, जिसमें भी ये सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन टू पावर सिस्टम, वो लोग इस वीडियो में वीवीआई या मॉडल क्वेश्चन या पीवाईक्यू के रूप में इसको देख सकते हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें जो है फैक्ट्स डिवाइसेस को डील किए जाते हैं। तो फैक्ट्स कंट्रोलर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। इसमें जो है ये फैक्ट्स फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में हम किस फैक्ट्स का क्या यूज है बाय यूजिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, उसको एक्सप्लेन करने के लिए दे देगा। या फिर कहेगा व्हाट इज फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन या व्हाट डू यू मीन बाय फैक्ट्स, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक। दूसरा ये है कि एक एल्गोरिदम एक्सप्लेन करने के लिए देगा कि बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स का क्या है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स का फॉर्मेशन और एल्गोरिदम को। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है, क्योंकि इसमें पूरा पूरा फैक्ट्स को हम डील करते हैं, तो फैक्ट्स में TCR हो, TSC हो, SBC हो, स्टेटकॉम हो, TCSC हो और FCTCR हो। ये बहुत VVI है। एटलीस्ट आप इतना भी करके जाएंगे तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इसी के नियर अबाउट रोटेट करता है इस सब्जेक्ट में, और आप उसको लिख के आ सकते हैं। चौथा जो है आपके सामने वो PV कर्व है। PV कर्व जिसको हम नोज कर्व के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम, इसके सिग्निफिकेंस और लिमिटेशन को भी लिखने के लिए आ सकता है। या फिर हम जानते हैं कि PV कर्व कुछ नहीं है, ये वोल्टेज स्टेबिलिटी का ग्राफिकल मेथड है। या QV कर्व और PV कर्व दोनों में से कोई एक हर हाल में रहेगा, मैंडेटरी है ये इस सब्जेक्ट में। चलिए पांचवा है, आपको जो है सिंगल लाइन डायग्राम जो है वो पावर सिस्टम का, जैसे सिंगल लाइन डायग्राम यहाँ जनरेटिंग स्टेशन बनाते हैं, फिर उसके बाद सब स्टेशन में आता है, फिर 220 से हम जो है 11 kV या 33 kV, यानी कि जो पूरा लाइन जो रहता है मेंटेन, जो पावर सिस्टम का सिंगल लाइन डायग्राम रहता है, वो आपको पूछे जाते हैं। उसको एक्सप्लेन करने के लिए, या इसके इम्पीडेंस डायग्राम क्या होंगे पावर सिस्टम के, उसको एक्सप्लेन करने आते हैं। वेरिएबल रिएक्टेंस मॉडल 4 से 5 बार पूछा गया है, ये हमेशा पूछा जाता है। वेरिएबल रिएक्टेंस मॉडल का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। उसके बाद जो है जैकोबियन, एक मैट्रिक्स फॉर्मेट में जैकोबियन मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन आता है, जिसमें फास्ट डिकपल्ड पावर एनालिसिस एल्गोरिदम विथ जैकोबियन मैट्रिक्स को आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकता है। तो प्लीज़ आप जैकोबियन मैट्रिक्स पढ़ के जरूर जाएं, हर हाल में उसको एक्सप्लेन करने के लिए रहता है। उसके बाद है एक और जो नॉर्मल है, वो संट कंपेंसेशन और सीरीज कंपेंसेशन में क्या डिफरेंस है, या संट कंपेंसेशन सीरीज कंपेंसेशन का ज़रूरत क्यों पड़ा, या संट कंपेंसेशन सीरीज कंपेंसेशन में दोनों का मेन फीचर्स क्या है, इसको लिखने के लिए आ सकता है। उसके बाद है सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेंसिटिविटी एनालिसिस जो है एक्सप्लेन ब्रीफ में कर सकता है, या सेंसिटिविटी एनालिसिस का यूज क्यों है, या सेंसिटिविटी एनालिसिस का जो मतलब कैसे हम मॉडलिंग करते हैं, या सेंसिटिविटी एनालिसिस को आपको नॉर्मली एक्सप्लेन करने भी दिया जा सकता है। ठीक। उसके बाद है 10 ये क्वेश्चन है, ये जितने भी आप देख रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसका फाइनल एक जगह कंक्लूजन है। मतलब मेरे कम से कम 8 से 10 घंटे की इस सब्जेक्ट पे मेहनत के बाद जो मैंने है इतने क्वेश्चन 5 यूनिट से छांटे हैं। टोटल 5 यूनिट होते हैं, 5 से 6 यूनिट होते हैं सब्जेक्ट में। उस 5 से 6 यूनिट में ये मैंने VVI क्वेश्चन निकाल के आप लोगों के लिए लाया है। तो प्लीज़ इस पर बिल्कुल आप ट्रस्ट कीजिए और फाइनल तक आप इसको देखिए। और आपके एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन आए हैं तो ज़रूर इसमें कमेंट करना, और आप कितने लिख के आए ज़रूर कमेंट करना। चलिए 10वां है कि व्हाट डू यू मीन बाय पावर सिस्टम सिक्योरिटी, हाउ इनहेंस्ड बाय फैक्ट्स कंट्रोलर। पावर सिस्टम सिक्योरिटी क्या है और इसके फैक्ट्स कंट्रोलर के मदद से कैसे इनहेंस कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करने आ सकता है। इनहेंस्ड बाय फैक्ट्स कंट्रोलर, यानी कि पावर सिस्टम सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं, उसके बाद जो है इसको इनहेंस कैसे करते हैं फैक्ट्स कंट्रोलर के थ्रू। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है, TCSC।
टीसीएससी को या तो ये बहुत ज़रूरी सुनेंगे, ये हमेशा पूछते हैं एमटेक में इस सब्जेक्ट में। टीसीएससी को एक्सप्लेन करने के में या तो मोड ऑफ ऑपरेशन या सर्किट डायग्राम या ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी मॉडल ऑफ टीसीएससी या कंपेयर एसवीसी और टीसीएससी, ये टीसीएससी में जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने लिया है। पहला, या तो टीसीएससी का को एक्सप्लेन करने दे सकता है, टीसीएससी के मोड्स ऑफ ऑपरेशन जो 4 हैं वो लिखने बोल सकते हैं, इसके सर्किट डायग्राम भी आपको बोल सकते हैं एक्सप्लेन करने, या ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी मॉडल ऑफ टीसीएससी क्या है इसको आप एक्सप्लेन कीजिए, या कंपेयर करने दे देगा टीसीएससी से किसी एक को, या तो एसबीसी या टीसीएससी या टीसीएससी टीएससी या टीसीएससी एफसीटीसीआर, किसी एक को एक्सप्लेन करने आपको दिए जा सकते हैं। उसके बाद जो है 12वां, एक्सप्लेन द सॉल्यूशन ऑफ वोल्टेज इंस्टेबिलिटी इन मॉडर्न पावर सिस्टम, यानी कि मॉडर्न पावर सिस्टम में वोल्टेज इन स्टेबिलिटी को क्या सॉल्यूशन है, यानी कि वोल्टेज इन स्टेबिलिटी के केस में हम जो है मॉडर्न पावर सिस्टम में किस तरह से उसका सॉल्यूशन करते हैं, कैसे वोल्टेज को स्टेबल मोड में करते हैं, कैसे स्मूथ ऑपरेशन आता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए दे सकते हैं। ये पूरा थ्योरी है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज स्टेबिलिटी एंड एंगल स्टेबिलिटी। ये रेयर चांस बनता है कि आपको वोल्टेज स्टेबिलिटी और एंगल स्टेबिलिटी जो डेल है उसका कॉन्सेप्ट पूछा जाए। और उसके बाद ये हमेशा एक क्वेश्चन रहता है और करके, वाई बस और जेड बस पावर सिस्टम में क्या है। आप जो है ये दोनों बस जरूर पढ़ के जाएंगे, कुछ भी आएगा यही लिख के आना है। ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगर 30% भी सिमिलर मिल रहा है तो प्लीज़ आप वही लिख के आएँ। आप एग्जामिनर पे छोड़ दें वो क्या डिसीजन लेंगे, बाकी आप जो है कॉपी खाली छोड़ के बिल्कुल नहीं आएंगे। इसी में एक क्वेश्चन और बन सकता है कि किसी 5 बस के लिए या 4 बस के लिए या 2 बस के लिए वाई बस सिस्टम को ड्रॉ कीजिए, यानी कि वाई बस सिस्टम का मैट्रिक्स फॉर्मेट क्या होगा 5 बस 2 बस के लिए, उसको भी लिखने दिया जा सकता है। उसके बाद एक हमेशा रहता है कि लास्ट में आपको शॉर्ट नोट्स जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो बीटेक के एग्ज़ाम हो, एमटेक के एग्ज़ाम हो या डिप्लोमा के एग्ज़ाम हो, अगर कोई भी ये सब दिए होंगे तो शॉर्ट नोट्स ज़रूर रहते हैं। शॉर्ट नोट्स भी मैं पूरा ये फाइनल जो है ये शॉर्ट नोट्स इससे बाहर कुछ नहीं रह सकता है, बस इतना ही हो सकता है। शॉर्ट नोट्स में सबसे पहला जो है मेन थायरिस्टर टीएससी के बारे में लिखने के लिए आपको बोल सकता है थायरिस्टर स्विच, या टीसीआर के बारे में लिखने बोल सकता है, और थायरिस्टर कैपेसिटर रिएक्टर। उसके बाद जो है आपको जो है एनालिसिस ऑफ वेरिएबल रिएक्टेंस मॉडल भी आ सकता है। ये वही क्वेश्चन है, या तो वो और करके डाल सकते हैं या शॉर्ट नोट्स में डाल सकते हैं, कहीं भी डालेंगे आपको चांसेज यही बनता है। ठीक, उसके बाद जो है एनालिसिस ऑफ ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी मॉडल ऑफ टीसीएससी पूछ सकते हैं, एफसीटीसीआर और टीसीआर को एक्सप्लेन करने के लिए दे सकते हैं, जीएसडीएफ और एलओडीएफ को एक्सप्लेन करने दे सकते हैं, प्रॉक्सिमिटी इंडिकेटर्स क्या है ये एक्सप्लेन करने दे सकते हैं, लोड फ्लो स्टडी से आप क्या समझते हैं ये एक्सप्लेन करने दे सकते हैं, ओएलटीसी या फेज शिफ्टिंग ऑफ ट्रांसफार्मर क्या है ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया जा सकता है शॉर्ट नोट्स में। उसके बाद IEEE इफेक्ट्स कंट्रोलर एंड इट्स एडवांटेज क्या क्या है वो एक्सप्लेन कीजिए, या पीवी कर्व सेंसिटिविटी पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है। तो शॉर्ट नोट्स में सबसे ज़्यादा चांस पीवी कर्व का बनता है, ओएलटीसी का बनता है, उसके बाद जो है एनालिसिस ऑफ ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी ऑफ टीसीएससी बनता है, वेरिएबल रिएक्टेंस मॉडल, और उसके बाद जो है प्रॉक्सिमिटी इंडिकेटर्स। ये कम से कम बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये मेन चांस बनता है कि आपसे पूछे जाएँ शॉर्ट नोट्स में इस सब्जेक्ट में। तो आपको पता है कि टोटल जो है 70 मार्क्स के बहुत सारी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें से जो है 8 से 9 क्वेश्चन रहते हैं और आपको एटलीस्ट 5 लिख के आने हैं। 14 मार्क्स में कोई रह सकता है, कोई 7 मार्क्स में ए और बी करके लिखने के लिए बोल सकता है, तो 7 दूना 14। तो फाइनली आप समझ सकते हैं कि ये मेन कंक्लूज़न है दोस्तों, और इसी के आधार पे आप इस सब्जेक्ट के बारे में मैंने मेन क्वेश्चन जो डिस्कस, जिसका बहुत ही वाइटल रोल प्ले चांस बन सकता है इस सब्जेक्ट में, वो मैंने डिस्कस कर दिया। और दूसरा बात है, मैंने इसमें ये भी बता दिया आप लोग को, अगर आप ऑल इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, कोई भी, चाहे वो आपका बंगाल हो, बिहार हो, यूपी हो, असम हो, उड़ीसा हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, अगर ये सब्जेक्ट से आप एमटेक कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है, तो क्वेश्चन बस इतने ही चांस बन सकते हैं। ये मैंने पीवाईक्यू का भी एनालिसिस किया था दोस्तों। मैं बता दूं कि मैं पीवाईक्यू भी फाइनल कंक्लूजन करके इसमें दिया हूँ, ये नहीं है कि मैं अपने मन से क्वेश्चन दिया हूँ। पीवाईक्यू के आधार पे बहुत सारे टीचर्स के मतलब क्लासरूम के नोट्स के आधार पे, उसके बाद मिड सेम में भी ये क्वेश्चन, मिड सेम में भी ये क्वेश्चन से आपके मिड सेम प्लस आपके सेमेस्टर फाइनल एग्जाम दोनों के लिए ये वाइटल रोल प्ले होने वाला है।
तो आप एटलीस्ट इसको मिड सेम में भी जाने से पहले आप देख सकते हैं, या नहीं तो आपका एग्ज़ाम, वैसे तो इंजीनियरिंग में लोग 2 से 4 दिन पढ़ते हैं, तो आपका जब भी एग्ज़ाम हो एटलीस्ट आप इतना क्वेश्चन करके जाएँ। तो मैं फाइनल इसमें बता दूँ, आप ये ज़रूर करके जाएँ। ये एक हुआ जो मतलब जल्दी करना चाहते हैं। दूसरा ये फैक्ट्स हुआ, फैक्ट्स ज़रूर हर हाल में 100% ये करके जाना है, ठीक। उसके बाद जो है पीवी कर्व मैंडेटरी है, बिल्कुल करके जाना है। उसके बाद जो है वेरिएबल रिएक्टेंस मॉडल ज़रूर करके जाना है। एक मैट्रिक्स में जैकोबियन मैट्रिक्स ज़रूर पढ़ के जाना है, अगर वो वाई बस और जेड बस नहीं पढ़ रहे हैं तो। उसके बाद जो है आप एटलीस्ट ये सेंसिटिविटी एनालिसिस ज़रूर पढ़ के जाएँ। ये यूनिट 2, ये यूनिट एक यूनिट होता है ये पूरा का पूरा, कम से कम एक आप सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या है ये ज़रूर पढ़ के जाएँ। उसके बाद जो है टीसीएससी का को एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूर पढ़ के जाएँ। और उसके बाद जो है एक और मैं बता दूँ, हाँ, इतना भी आप करके जा रहे हैं तो मैं गारंटी कहता हूँ आप 40 से 50 मार्क्स का ज़रूर आप जो है अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हैं। और बाकी वाइवा भी इतने ही क्वेश्चन पे होता है, यानी कि ये एक क्वेश्चन से आपके मिड सेम हो, चाहे आपके सेमेस्टर फाइनल हो, चाहे आपके वाइवा हो, चाहे आप जो है इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट को कुछ भी अगर अपने कॉलेज के प्रोफेसर हैं उसको बताना चाहते हैं, या वो पूछ रहा है कि सर कौन क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप जो है बिल्कुल इस क्वेश्चन को स्टूडेंट को करने बोल सकते हैं। इस क्वेश्चन की पूरी बिल्कुल 100% चांसेज और श्योरिटी है कि यही क्वेश्चन आप उसके फाइनल एमटेक सेमेस्टर एग्जाम में इस सब्जेक्ट में आ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, बेहिचक बेझिझक बिल्कुल टेंशन फ्री होके आप जो है इतना करके जाइए। मैं वादा करता हूँ आपसे, अब लक का तो कुछ ठीक नहीं है, हो सकता है कि क्वेश्चन सेट करने वाला का दिमाग घसका तो वो कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा इतना ज़रूर गारंटी है कि इतने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट में जितना बन सकते हैं, मैंने अपने फाइनल एनालिसिस और कंक्लूजन के आधार पे, मेरे घंटों की मेहनत के आधार पे मैंने ये बताया है। तो आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं और देश के इस किसी भी कोने से हैं, एमटेक अगर आप कर रहे हैं और आपके सिलेबस में ये सब्जेक्ट है, तो आप बिल्कुल इतना करके जाइए। आपको पीवाईक्यू भी करने की ज़रूरत नहीं है। पीवाईक्यू थोड़ा सा देख सकते हैं जो नहीं पढ़े हैं, बाद बाकी बस इतना आप करके जाइए और आप एग्ज़ाम में ज़रूर फोड़ के आएंगे। धन्यवाद दोस्तों, इस चैनल पे बने रहिए। अगर आपको इस सब्जेक्ट का कोई और एनालिसिस चाहिए या कुछ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और हाँ, आपको जो है मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक इस एग्ज़ाम के लिए, और ऑल द बेस्ट। आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे से लिख के आइए, मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और मैं ताज आपके साथ कंटिन्यू इस चैनल पे बना रहूँगा। तो आप जो है प्लीज़ एग्ज़ाम दे के आएँ तो ज़रूर बताएं कि मेरे इस इम्पोर्टेंट सीरीज से, क्वेश्चन सीरीज से कितने क्वेश्चन लड़े थे और आपने कितने लिख के आए, और आपका क्या फीडबैक है ये भी ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और मैं बहुत घंटों की मेहनत किया हूँ, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटा का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।